जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल वायरल पेपर के बारे में। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पेपर कोड है 825 जीएच और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड के सभी जिलों के लिए बिल्कुल ही वायरल पेपर है। तो इस पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन देख कर ही जाएंगे वीडियो में, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 है और समय 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। चलिए पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे के पूरे पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा। तो उस पूरे के पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। बीच में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ इसका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है सामान्य निर्देश कि समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 है और यहाँ पे सभी प्रश्न क्या है इसमें अनिवार्य हैं। और प्रारंभ के 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में क्या है, विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पे दिया जाना है, ठीक है। अब दिया है नेक्स्ट कि ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग न करें, ठीक है। आपको एक बार उत्तर लिख देने के बाद उसको काटना पीटना नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा इसको मैं सॉल्व कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। इसका आंसर मैं लिख कर लेकर आया हूँ और पूरा का पूरा सोल्यूशन आप देख कर ही इस वीडियो को जाइएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। दिए गए मानचित्र का उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ आपको मैप मिलेगा, उस मैप को अच्छे से नत्थी करने के लिए बोल रहा है। उस मैप को जो आप अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, गिर जाता है, ठीक है। तो पूरे मजबूती के साथ संलग्न करना है। फिर दिया है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं जिनको लिखने के लिए, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे पेपर का सोल्यूशन। देखिए शुरू यहाँ से आपका होता है खंड अ से। खंड अ से आपका पेपर शुरू होता है और बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। इसका देखिए मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है और इसको मैं एक्सप्लेन भी करके बता रहा हूँ। बोला था किसने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए बाल गंगा जो तिलक थे आपके, उन्होंने बताया था कि जो स्वराज है वो हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, तो 1922 में चौरी चौरा कांड क्या हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गोरखपुर में। गोरखपुर में वो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट दिया कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस डेट को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चौथा क्वेश्चन कि देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है। देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है, तो सत्ता की साझेदारी। क्योंकि जब सत्ता की साझेदारी होती है, जब सत्ता की जो सत्ता होता है उसमें पावर अलग अलग लोगों के पास रहती है, यानी कि जो शक्ति होती है अलग अलग लोगों के पास रहती है, यानी 2-3 पर्सन उसे चलाने वाले रहते हैं। तो कोई भी अपना एक आदमी क्या करता है, आधिपत्य नहीं जमाता है। क्योंकि भाई उन देश में इनकी भी चलेगी, इनकी भी चलेगी और इनकी भी चलेगी। जब 3 लोगों की चलेगी तो तीनों लोग अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और कोई इस किसी एक को पावर अगर जो दे दी जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। और किसने किया था, तो एयो ह्यूम ने। एयो ह्यूम एक स्कॉटलैंड का था आपका अंग्रेज, उसी ने ये किया था। एयो ह्यूम ने 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी, मतलब कि एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, कौन सा। तो काली मिट्टी होती है भाई, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट भी होती है, लेकिन जो सीमेंट है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। यानी सीमेंट इसमें क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट ही मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि पेरियार स्वामी नायकार कौन थे। पूछा है कि पेरियार स्वामी नायकार कौन थे, तो कौन थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, आप बोल सकते हैं समाज सुधारक थे, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिल्ली क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजा घोषित कर दिया था? तो सिंहली को। ठीक है, जो तमिलो भाषा थी उसको तवज्जो नहीं दी इन्होंने और इन्होंने क्या कर दिया था, सिंहली भाषा को क्या कर दिया था, तो मतलब वरीयता दे दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या ब्रुसेल्स है, ब्राजील है, बैंकॉक या फिर न्यूयॉर्क? तो ब्रुसेल्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर लेकर आया हूं और लॉन्ग क्वेश्चन के भी उत्तर कैसे लिखने हैं और कितने कम शब्दों में लिखने हैं ये पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर जो मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% से ऊपर नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पैटर्न का पेपर बनाया हूं कि पूरा का पूरा एकदम यहीं से छपेगा। ठीक है, 11 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो 18 वर्ष, यानी 18 ईयर से ऊपर लोग क्या कर सकते हैं? मताधिकार कर सकते हैं। और आप कितने साल के हुए कमेंट करके बताएंगे, कितने बच्चे इस कितने साल के हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कि कितने लोग 18 ईयर्स के हैं। ठीक है, अब ये 14 क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा होता है वो क्या कहलाता है? तो संघीय सरकार कहलाती है, क्योंकि जो संघीय राज्य होते हैं वो एक मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, इसीलिए एक देश का जो बंटवारा होता है संघीय राज्यों के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो जो ज्वार है आपका वो मोटे अनाज के अंतर्गत क्या की जाती है, मतलब कि उसको गिना जाता है मोटे अनाज के अंदर। ठीक है, अब दिया है 16 नंबर कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब चिपको मूवमेंट जो आपका हुआ था, चिपको मूवमेंट, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? चिपको मूवमेंट का मतलब कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोग उस पर चिपक कर पेड़ों को बचाते थे। तो उस आंदोलन के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, किसने शुरू किया था और कौन कौन लोग थे उसमें, उसको जरूर बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि सामान्यतः किस देश का विकास, ठीक है, किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्या प्रति व्यक्ति आय पर, कि औसत एवं साक्षरता स्तर पर, या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या फिर ये सभी? यानी कि ये सभी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जो देश विकसित रहता है उसमें प्रति व्यक्ति आय भी ठीक रहती है, औसत साक्षरता दर भी सही रहती है और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहता है, और ये सब चीज़ें सही हैं तभी आपको मान जाएगी कि आपका देश क्या है? विकसित है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में जहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज की संस्थाएं, पंचायती राज की संस्थाओं में भारत की महिलाओं को क्या है? आरक्षण है। ठीक है, अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायता क्षेत्रक भी कहते हैं? किसको कहते हैं कृषि एवं सहायता क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्रक को, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रक को, या बोल सकते हैं प्राथमिक। ठीक है, और क्षेत्रक से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसमें प्राथमिक क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां दिया है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एगमार्क है खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए क्या है? एगमार्क का चिन्ह उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, और मैं 80 शब्दों में ही लिख कर लेकर आया हूँ, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, पूरा का पूरा आंसर मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो देखिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था कि जर्मनी मतलब जो ये हो है उसका एकीकरण कैसे हुआ था? तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो देश से प्रेम की भावना थी, वो जर्मन के मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो जर्मनी में मध्यम वर्ग के लोग थे, जैसे 3 वर्गों में बटा था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है, तो जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके अंदर तो अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी वो काफ़ी व्याप्त थी। ठीक है, अब बोला है कि उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सदस्य द्वारा, क्या बोला? निर्वाचित सदस्य द्वारा
शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, पहले ही 1848 में ही इन लोगों ने कोशिश की थी कि हम जर्मनी को एक कर देंगे, जर्मनी को क्या बनाएंगे, राष्ट्र राज्य बनाएंगे। राष्ट्र राज्य का मतलब कि जहाँ पे प्रधानमंत्री हो, जहाँ पे लोकतंत्र हो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जो राजा लोग थे वो नहीं चाहते थे कि देश क्या हो, देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, वो चाहते थे कि हमारा ही शासन चले। तो उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को दबा दिया, इस चीज़ को खत्म कर दिया, उनके मकसद को। अब है कि उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा है कि असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में उल्लेख कीजिए। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर लिखा है कि असंगठित कार्य क्षेत्र में क्या समझते हैं और इसकी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो असंगठित कार्य क्षेत्र छोटी छोटी एवं बिखरी इकाइयों जो कि ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होती है। ठीक है, इस क्षेत्र के नियम एवं विनिमय होते हैं, लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता। ये कम वेतन पाने वाले रोजगार हैं तथा प्रायः नियमित नहीं होते। यह अतिरिक्त समय में कार्य करने, सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी वजह के कार्य से हटाया जा सकता है। जब कार्य कम कम होता है तब कुछ लोगों को कार्य से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत लोग नियोक्ता के पसंद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो असंगठित कार्य क्षेत्र है, जो मान ली प्राइवेट सेक्टर जैसे है कि जब आपको काम की जरूरत है तो बुला लेगा, काम की जरूरत नहीं रहेगी तो आपको घर बैठा देगा, वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि जो असंगठित कार्य क्षेत्र है उसमें श्रमिकों को बिना वजह से कार्य से हटाया जा सकता है। और जो नियोक्ता है यानी जो नियुक्ति कर रहा है वो अपने पसंद के लोगों को रख सकता है, जरूरी नहीं कि आपको रखे। ठीक है, ये आपका सरकारी नहीं है, आपका प्राइवेट जॉब की तरह। ठीक है, उसको बोलते हैं असंगठित कार्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है कि इनसे होने वाली 3 समस्याएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो श्रमिकों का कम वेतन मिलना और प्रायः यह नियमित नहीं होता, ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या है कि श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित होता है, जो उनका रोजगार होता है वो निश्चित नहीं होता है, कभी कब हट जाएंगे अपने नौकरी पर से, उसका कोई सही नहीं होता है। तीसरा है कि श्रमिकों का सवेतन छुट्टी तथा बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती, मतलब कि इनको छुट्टी नहीं दी जाती है। ठीक है, अब है अथवा करके प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतर आप स्पष्ट कीजिएगा, मैंने एक एक का आंसर लिखा है तो एक एक का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब दिया है कि भारत में विदेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, तो विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन कौन से कदम हैं, तो ये है कि विदेश निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर प्रतिबंध हटाया गया और उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। ठीक है, ये आपका आंसर था। फिर अथवा में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसको भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन करना है तो मैं एक ही करा रहा हूँ। फिर बोला है कि जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता के वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या है, इसका बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखा गया है और जैव विविधता को आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर इसी तरह लिखना है आपको जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है। मैं इसका बोल नहीं रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका आ गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था इसको आपको बताना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा और पूरा का पूरा नंबर भी आपको मिलेगा। देखिए पूरा 150 शब्दों में लिखा गया है और काफ़ी अच्छी है राइटिंग इसकी, और इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कैसे हुआ और कैसे हमारा देश क्या हुआ, मुक्त हुआ, इस इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। अब नेक्स्ट आप उठाएंगे आगे
तो आपको फिर वैसे ही बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ बताना है कि संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच में किया जाता है। यानी कि आपका देश है तो उसको केंद्र सरकार यानी कि मोदी की सरकार जो इस समय चल रही है, और राज्य में आपका यूपी में मतलब कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ऐसे आपको मतलब कि बांटा गया है शक्तियों को। कैसे बांटा गया है? तो केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के रूप में बांटा गया है। और इनकी कुछ मतलब कि इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि केंद्रवित्तीय संघवाद, कठोर संविधान, दो स्तरीय शासन व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा भी है यहाँ पे, एकीकृत न्यायपालिका भी है, और राज्यों के अपने संविधान नहीं है, शक्ति न्यायपालिका भी है, और वित्तीय स्वायत्तता भी। ठीक है, तो इतने सारे फायदे भी हैं इसको, तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं इसके मानचित्र के क्वेश्चन पे। इसको आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नारीवाद का अभिप्राय किससे है, और भारत के विधायिका के महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तब तक चलिए हम मैप का क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। मैप का हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैप का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मैप संबंधी प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया है मानचित्र से कि वह स्थान जहाँ राजस्थान की राजधानी है, तो कहाँ पे है? तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पे इस पूरे पेपर की पीडीएफ मिलेगी, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन इस पूरे पेपर का पीडीएफ मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब दिया कि वह स्थान जहाँ राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर में है। ठीक है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था तो दांडी में। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब दिया हुआ स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो अमृतसर में 1919 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं कि इनको मैप में कैसे दर्शाना है। तो यहाँ पे आपका आ गया मानचित्र, और मानचित्र में देखिए 1919 में अमृतसर में हुआ था, मैंने अभी बताया, और इसको ऐसे करके आपको दर्शा देना है। ठीक है, पहला जयपुर है तो इसको आपको ऐसे करके दर्शा देना है। तीसरा लखनऊ था तो इसको लखनऊ करके दर्शा देना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है पूछा था। ठीक है, पूछा था कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ था तो 1928 में, इसको भी आपको दर्शा देना है। फिर दांडी पूछा था, दांडी के बारे में, दांडी कहाँ है, तो इसको भी आपको मैप में से दर्शा देना है। यानी इन सभी प्रश्नों को मैप में आपको ऐसे दर्शाना है जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दर्शाया हुआ है। और ऐसे कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे खोजेंगे ना ऐसी वीडियो तो कोई नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे पेजेस आपको मिलने वाले हैं। अब दिया कि नागार्जुन सागर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत में कपास उत्पादक एक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। फिर दिया है कि हैदराबाद नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, और बॉक्साइट उत्पादन को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो चलिए अब हम इन चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं मैप में। अब यहाँ पे हमारे साथ हमने आ गया मानचित्र, और यहाँ पे पूछा था कि चाय सबसे बड़ा चाय उत्पादक तो असम था, तो असम को हमने ऐसे दर्शा दिया जैसे बोला था। फिर बोला था उसको बॉक्साइट के लिए, तो गुजरात को हमने ऐसे दर्शा दिया। हैदराबाद यहाँ पे तो हैदराबाद को दर्शा दिया। ओडिशा को भी दर्शाने के लिए था तो ओडिशा को भी हमने दर्शा दिया। और यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध है तो इसको भी हमने ऐसे क्या किया, एज इट इज दर्शा दिया। जिस चिन्ह से बोला था उस चिन्ह का हमने प्रयोग किया। बोला था कि नागार्जुन बांध को इस चिन्ह से दर्शाइए, ओडिशा को इस चिन्ह से दर्शाइए, हैदराबाद को इस चिन्ह से, और गुजरात में जो बॉक्साइट है उसको इस चिन्ह से। तो सभी को उनके हम चिन्ह से दर्शा दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको दर्शाना है, और ये पूरा का पूरा वायरल पेपर आपका इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई वीडियोज़ का इंतजार करते रहिए। पूरी की पूरी वीडियो और पूरा का पूरा सोल्यूशन दूंगा इस चैनल पे, तो आप लोग अब से प्रण ठान लीजिए, और पूरी की पूरी वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।